हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मौज मस्ती लेके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का कक्षा गणित में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज आप लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी इसको कहते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में LPP भी कहा जाता है। ध्यान से बच्चों ये बता दें कि आपको यहां से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलता है, और वो भी 5 नंबर का अथवा 8 नंबर का। 5 नंबर से 8 नंबर के प्रश्न यहां से बोर्ड में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है। इसका सीधा सीधा लिंक क्लास 11 में आपने असमकाएं पढ़ी थी, है ना। रैखिक असमकाओं को हल करना जो भी आपने सीखा था उसी का थोड़ा सा और बढ़ाते हुए हम यहां पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। देखो, कुछ बातें आपको नोट करनी है हमें बच्चों। यहां पर रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या जो है LPP, उसको समझना है कि वास्तव में ये क्या है। कभी भी आपको एक उद्देश्य, आपका यहां पर एक उद्देश्य फलन होगा जिसको Z से लिखा जाएगा, एक रैखिक फलन होगा। इस तरीके से हमारा एक रैखिक फलन होगा जिसको हम कहेंगे हमेशा और हमेशा Z से ही लिखा जाता है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं AX + BY। देखो, ये हमारा एक A और B कोई भी अचर हो सकते हैं, और ये हमारा एक फलन रैखिक फलन है। इसको हम क्या कहते हैं, Z से, हमेशा हर प्रश्न में Z से लिखा जाएगा, ठीक है। और इसी का नाम होता है उद्देश्य फलन। रैखिक फलन क्या होता है, Z से लिखा जाएगा, इस टाइप का होगा AX + BY, और यहां से इसको क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन कहते हैं। A और B कोई भी अचर हो सकता है। इस रैखिक फलन का हमें अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है, अधिकतम या न्यूनतम मान। हर प्रश्न में आपसे कहेगा कि दिए गए उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण करिए या अधिकतमीकरण करिए, मतलब इसका अधिकतम मान या न्यूनतम मान आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रहे। अच्छा भाई, इसके बाद यहां पर देखो x और y जो दिखाई दे रहे हैं, x y, ये आपके कोई चर हैं, और इन x y चर में कोई 1, 2 या 3 या 4 भी कहीं कहीं ये असमकाएं आपको दी जाएंगी। जैसा कि आपने क्लास 11 में सॉल्व करना सीखा था कि असमकाओं का जब हम सॉल्व करते हैं, असमकाओं का जब हम हल करते हैं, तो असमकाओं में हलों की संख्या 1 से ज्यादा होती है। आपको ये पता है ना, असमकाओं में हलों की संख्या 1 से ज्यादा होती है, जबकि समीकरण में जब हल करते हैं, समीकरण को जब हल करते हैं, तो वहां पर समीकरण में हल की संख्या केवल और केवल 1 होती है। मतलब समीकरण का जो हल होता है वो अद्वितीय होता है, जबकि असमका का हल होता है उसमें हलों की संख्या 1 से अधिक होती है ना, कभी ज्यादा होती है। मतलब ये कह सकते हैं, है ना, अनंत भी कह सकते हैं उसको। ध्यान दें कि जब भी कभी उद्देश्य फलन दिया जाएगा तो इसका हमें अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है। यहां पर जो असमकाएं दी जाती हैं, उन असमकाओं को अविरोध कहते हैं, रैखिक अवरोध कहते हैं। यहां पर जो हमें असमकाएं दी जाएंगी उनको क्या कहते हैं, रैखिक अवरोध कहते हैं। अभी असमकाओं को भी लिख के बताएंगे। असमकाओं को मेरे ख्याल से लिखना तो आपने क्लास 11 में सीखा है ना, ग्रेटर देन, इक्वल या लेस देन इक्वल का। इस तरीके से x और y चरों में हमें 2 अथवा 3 अथवा 4 कुछ असमकाएं दी जाएंगी, और उन असमकाओं का हमें संतुष्ट करते हुए इसका उद्देश्य फलन जो दिया गया है उसका हमें अधिकतम मान या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आगे की बात कुछ इस तरीके से है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण पद हमें याद करने हैं कि भैया हम कैसे कैसे आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें। जैसे हम आपको बता दें कि यहां पर ये हमारे पास कुछ असमकाएं आपको दी जाएंगी प्रश्न में। चलो यहां पर एक पूरा प्रश्न ले लेते हैं, मेरे ख्याल से प्रश्न लें, और प्रश्न के माध्यम से आपको सारी बातें भी समझ में आएंगी कि हमें कैसे कैसे इसको हल करना है। हालांकि जो आपके पहले रैखिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी पहले कभी, तो अलग अलग टाइप की थी। मतलब आहार संबंधी समस्याएं कुछ थीं, उस पर आधारित प्रश्न थे। परिवहन संबंधी समस्याएं थी, उन पर आधारित कुछ प्रश्न थे। उत्पादन संबंधी समस्याएं थी, उन पर आधारित प्रश्न थे। तो अब वो आपके पाठ्यक्रम से बिल्कुल निकाल दिए गए हैं। केवल और केवल बिल्कुल सीधी सीधी रैखिक असमकाएं आपको प्रश्न में दी जाएंगी, उनका हमें हल करना है, और उनकी मदद से एक उद्देश्य फलन दिया जाएगा, उसका हमें अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इतनी सारी बातें हैं। बाकी की बातें जो है ना, 3 टाइप के प्रश्न
कुल मिला के 4 टाइप के प्रश्न थे, तो वो 3 टाइप के प्रश्न अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। न तो आहार संबंधी समस्याओं से लेकर कोई प्रश्न होगा, न परिवहन संबंधी समस्याओं को लेकर के कोई प्रश्न होगा, और न ही कोई उत्पादन संबंधी कोई प्रश्न होगा। तो इस तरीके से केवल और केवल एक टाइप का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको उद्देश्य फलन दिया जाएगा और इसमें आपको असमकाएं दी जाएंगी, और उन असमकाओं का हल करके हमें उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक प्रश्न ले लेते हैं। देखो, प्रश्न का स्वरूप इस तरीके से होगा, उद्देश्य फलन दिया जाएगा तथा यहां पर असमकाएं कुछ दी जाएंगी। वो कुछ असमकाएं इस तरीके से होंगी, जो असमकाएं दी जाएंगी उनको रैखिक अवरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक अवरोध या व्यवरोध भी कहते हैं। अवरोध कहें या व्यवरोध कहें, तो इस तरीके से हमें a1x प्लस b1y और ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू d1, कुछ इस तरीके से c1 लिख दें, यहां पर लिख दें बराबर में c1, और इसी प्रकार से a2x प्लस b2y ग्रेटर देन इक्वल टू ये c2 लिख दें, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस टाइप के आपके असमकाएं प्रश्न में दी जाएंगे। याद रहे कि जो x और y है वो हमेशा और हमेशा यही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ऋणोत्तर होना चाहिए। जो चर हैं वो क्या होना चाहिए? ऋणोत्तर होना चाहिए, मतलब ऋण के अलावा वाले, है ना, प्लस वाले होने चाहिए, ऐसे सब, है ना। x और y क्या है? कोई भी धन पूर्णांक हो सकते हैं, ऐसे समझो, है ना, ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रैखिक असमकाएं या रैखिक अवरोध भी कहते हैं। तो इस टाइप का आपका प्रश्न होगा, और यहां पर इसमें लिखा होगा कि इसका अधिकतमीकरण करना है। अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण। अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण आपको यहां पर करना होगा। इस जेड का अधिकतम मान या न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना होगा और इनकी मदद से करना होगा। तो कुल मिला के प्रश्न का स्वरूप आपका इस तरीके का होगा। एक उद्देश्य फलन दिया जाएगा जिसको जेड से हमेशा लिखा जाएगा, और रैखिक अवरोध इस तरीके से दिए जाएंगे, इनको हम रैखिक अवरोध कहते हैं। a1x प्लस b1y, इस टाइप के कोई अवरोध आपके प्रश्न में 2 हो सकता है, 2 अवरोध दे, है ना, कभी 3 समीकरण भी, 3 असमकाओं को भी दे सकता है, 1, 2, और ये तो हर एक में ही देगा, हर एक प्रश्न में देगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हर प्रश्न में मिलेगा। यहां पर एक असमका ये है, एक असमका ये है, हो सकता है कभी कभी प्रश्न में 3 असमकाएं दे, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अच्छा, करते कैसे हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको जैसे हम कभी रैखिक असमकाओं को ग्राफ पर, हम रैखिक असमकाओं का हम आलेख खींचते थे क्लास 11 में, बस वैसे ही हमें रैखिक असमकाओं का आलेख खींचना है और उसका हमें सुसंगत हल क्षेत्र ढूंढना है ना। ये सारी बातें अभी आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, ये बच्चों देखो एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, छोटा ही सा है बिल्कुल। इसमें लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण करिए। हमने आपको बताया था कि एक उद्देश्य फलन हमें दिया जाएगा जिसको z से ही हमेशा लिखा जाता है ना, जो रैखिक फलन है, और इस रैखिक फलन को हमेशा z से लिखा जाता है। जहां भी z बराबर कोई फलन मिल जाए तो समझो वो आपका उद्देश्य फलन है, और उसी का हमें अधिकतमीकरण मान ज्ञात करना है। अधिकतमीकरण का मतलब हमें बड़े से बड़ा जो इसका मान हो सकता है वो ज्ञात करना है। जबकि यहां पर अवरोध दिए गए हैं, जो रैखिक असमकाएं होती हैं या फिर जो रैखिक चर होते हैं, उनमें हमें जो असमका दी जाती हैं उनको हम रैखिक अवरोध कहते हैं। ध्यान दें, रैखिक अवरोध का भी प्रश्न में आपसे पूछ दे, 1 नंबर का प्रश्न ऐसे ही पूछ दे कि भाई रैखिक अवरोध क्या होता है, एलपीपी के अंतर्गत रैखिक अवरोध क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है? जो रैखिक अवरोध का मतलब है जो असमकाएं दी जाती हैं या फिर चर में जो हमारी असमकाएं, चर x और y चर हैं, तो चर में जो असमकाएं हैं, या फिर ये आपकी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ये भी आपकी कोई असमका है, तो ये आपकी जो असमकाएं होती हैं उसको हम रैखिक अवरोध कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका z का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हमें कहां कहां क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। 1-2 प्रश्न करोगे, एकदम बिल्कुल हलुआ तरीका से आप प्रश्न कर पाओगे, है ना। हमने जैसा कि बताया कि ये आपके 5 से 8 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं।
ध्यान दें, पहला काम यह है कि जो हमारा उद्देश्य फलन है उसको लिखो भाई। क्या उद्देश्य फलन है? उद्देश्य फलन यहां लिख लेते हैं। ये हमारा दिया गया है उद्देश्य फलन z बराबर 3x प्लस 4y, और इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। यहां पर हमें जो अवरोध दिए गए हैं, रैखिक अवरोध, उनको भी लिखो। कभी अवरोध लिखा मिले बच्चों, या व्यवरोध भी कभी लिखा मिल जा सकता है। व्यवरोध या अवरोध दोनों एक बात है। तो अवरोध बराबर क्या दिया गया है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें अवरोध दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से अब इसका देखो हमें क्या करना है। जो रैखिक अवरोध दिए गए उनको हमें उनका हल करना है। हल करने का मतलब क्या है? यहां पर जो ये अवरोध दिया गया है उसको हमें समीकरण में बदलना है। पहला स्टेप क्या करते हैं हम, यहां पर इस रैखिक अवरोध को हम इस असमका को समीकरण में बदलेंगे। यहां पर लिखें, या फिर इसको देखो नंबर बाई नंबर डाल दिया करो भैया। ये आपका अवरोध नंबर 1 है, मतलब असमका नंबर 1 है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो दोनों पर मिलाकर हम एक असमका इसको बना लें। तो यहां पर पहली वाली असमका का हम रैखिक समीकरण बनाएं। यहां लिखेंगे असमका 1 का 1 के संगत रैखिक समीकरण लिखो आप। ठीक है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का मतलब ये कि हमें जो असमका का चिन्ह है अर्थात लेस देन का निशान है उसको खत्म करें, इक्वल का निशान लगा दें। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 4। बोलो ठीक है कि नहीं? अब इसका हमें अगर रैखी ग्राफ पर बनाना है, इसका हमें रैखी निरूपण करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कोई दो बिंदु ढूंढ लें, है ना। रैखिक समीकरण है, इसका मतलब एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। तो सरल रेखा का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहला काम इसमें हम x बराबर 0 लिखें। जैसे ही हम x का मान 0 लिखेंगे तो y का मान 4 हमें मिल जाएगा। अच्छा, इसके लिए आप चाहो तो एक टेबल भी बना सकते हो। टेबल बना लिया करो, सिंपल सा काम हो जाएगा। देखो एक टेबल बना दें और इस टेबल पर इस तरीके से केवल और केवल दो बिंदु ढूंढने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है। आपके पास ज्यादा समय है, इसका मतलब ये मत सोचना कि हमें ज्यादा बिंदु बनाएं तो ज्यादा प्रश्न नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, x और यहां y लिखना है। अब x का मान अपने मन से आप 0 लिख दें तो y का मान हो जाएगा 4। देखो जैसे ही आप x का मान 0 लिखेंगे तो y बराबर 4 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद y का मान आपकी बार 0 लिख दें तो x का मान 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर हमें एक बिंदु मिल गया 0,4 और दूसरा बिंदु हमें मिल गया 4,0। देखो हमने दो बिंदु ढूंढ लिए। पहली वाली असमका को हल करने के लिए या उसका ग्राफ पर उसको निरूपित करने के लिए हमने उसके दो बिंदु ढूंढ लिए हैं, बिल्कुल ठीक। और यहां पर ये तो हमें देखो पता ही है, x इज ग्रेटर देन 0 जो होता है वो x बराबर 0 का मतलब क्या है, बाई अक्ष या बाई अक्ष के दाईं ओर। ये आपको याद रखना है। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है बाई अक्ष या बाई अक्ष के दाईं ओर। y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है x अक्ष या x अक्ष के ऊपर की ओर। मतलब हमेशा इसका मतलब आपको याद रखना है प्रथम चतुर्थांश की ओर इसका क्षेत्र होता है। ये मेरे ख्याल से बातें आपने क्लास 11 में सीख ली होंगी। अगर नहीं सीखी हैं तो भी कोई परेशान नहीं होना है। देखो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। बात ध्यान से समझना, ये मूल बिंदु हो गया। इसमें हमें क्या करना है, देखो एक पॉइंट हर एक, यहां पर 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, इधर की ओर +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, इस तरीके से यहां पर ये 0,4 को बनाओ। तो x पर नहीं चलना है, y पर 4 इकाई चल जाए भैया, 1, 2, 3, 4, ये हमारा बिंदु 0,4 कहलाएगा। बोलो सही है कि नहीं। इसी प्रकार यहां 4,0 तो 1, 2, 3, 4, 4,0 ये बिंदु हो जाएगा हमारा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो इन दोनों को आप मिला दें, ये हो गया 4,0। इन दोनों को आप मिला दें तो मिलाने से आपको एक बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी। ये रेखा देखो इस तरीके से, आपको बिल्कुल स्केल से मिलाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा चित्र बनाएंगे। तो इस तरीके से देखो ध्यान से, ये हमारा ये रेखा हमारा एक खींचा, जो ये रेखा खींचा गया है, इसको हम x प्लस वाई बराबर 4 लिखेंगे। x प्लस वाई बराबर 4, बात ठीक है। इसके बाद बच्चों ये हमारी जो रेखा x प्लस वाई बराबर 4 की रेखा है,
रियलिटी में तो ये असमका है, तो भैया इस असमका का जो हल होगा वो बच्चों इस इधर हो सकता है या फिर इस अर्धतल में हो सकता है। मतलब इस पूरे तल को इस रेखा ने दो जगह बांट दिया, इधर की ओर और या फिर इधर की ओर, है ना, इधर की ओर या फिर इधर की ओर। अब हमें क्या करना है, हर प्रश्न के लिए कॉमन बात बता दें कि इस असमका का जो हल होगा या तो वो इस क्षेत्र में होगा या फिर वो इस क्षेत्र में होगा। हमें पूरा का पूरा क्षेत्र ढूंढना होता है। जब भी कभी हम समीकरण का हल करते हैं तो समीकरण का हल एक अद्वितीय हल होता है, लेकिन असमका का हल अद्वितीय नहीं होता है। अर्थात पूरे का पूरा क्षेत्र जो होता है वो हल होता है। या तो फिर इधर की ओर क्षेत्र होगा, इसका हल का क्षेत्र किधर होगा, इधर की ओर, या फिर हल वाला क्षेत्र जो होगा वो ऊपर की ओर होगा। पूरी इस रेखा ने पूरे तल को दो जगह डिवाइड कर दिया है, दो अर्धतलों में डिवाइड कर दिया है। आधा अर्धतल ये है, आधा अर्धतल ये है। ये निचला अर्धतल कहा जाएगा, ये ऊपरी अर्धतल कहा जाएगा, इसको ऐसे भी कह सकते हो। तो इस असमका का जो हल होगा वो कैसे हम चेक करेंगे, इधर की ओर है या फिर इधर की ओर है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हर प्रश्न में मूल बिंदु से संतुष्ट करके देख लेना है। क्या करना है, मूल बिंदु से संतुष्ट करना है। भैया ये रही हमारी असमका, ये हमारी असमका है x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 4। ध्यान से समझो, ये असमका है कि नहीं। इस असमका में मूल बिंदु रखो, मूल बिंदु मानी 0,0 से संतुष्ट कराएं, तो बताओ भैया संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ। 0 छोटा होता है, 4 बड़ा होता है, बिल्कुल एकदम संतुष्ट हो गई बात। तो इसका मतलब इसका क्षेत्र जो होगा वो इस बिंदु की ओर होगा, क्योंकि इस बिंदु से संतुष्ट हुआ है। जिस बिंदु से असमका संतुष्ट हो जाए उसी बिंदु की ओर उसका हल हो जाता है। यहां पर 0,0 से संतुष्ट हुई है ये असमका, ये वाली असमका कहां से संतुष्ट हुई है, 0,0 से। इसका मतलब इस असमका का जो क्षेत्र होगा, हल का जो क्षेत्र होगा, वो हमेशा और हमेशा याद रखिए किधर की ओर होगा, इधर की ओर। इस तरीके से एरो लगा देना है ना, 1-2 एरो आप इधर की ओर लगा दो। बात क्लियर है। इधर की ओर आपका ये क्षेत्र हल क्षेत्र कहलाएगा। इस असमका का x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 4 का हल क्षेत्र किधर की ओर है, मूल बिंदु की ओर है। बात क्लियर है। कैसे जाना, हमने मूल बिंदु से संतुष्ट कराया। भैया मूल बिंदु से संतुष्ट कराया, मूल बिंदु से संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब मूल बिंदु की ओर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं से ये असमका संतुष्ट हो रही है। भैया कोई भी, जैसे कोई रेखा है, ये हमारी एक रेखा है x प्लस बाई बराबर 4, ये हमारी एक रेखा है x प्लस बाई बराबर 4। अगर x के मान y के मान हम यहां पर रख दें और ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाए, इसका मतलब x और y के वही मान इस समीकरण का हल कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर 0,0 से संतुष्ट हो रही है। अब अगर आप चाहो तो इस बिंदु से संतुष्ट करा के देखो, इधर से, इन सभी बिंदुओं से देखो ध्यान से संतुष्ट करा के, तो ये असमका हमारी संतुष्ट हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि मूल बिंदु की ओर जितने भी बिंदु हैं उनसे ये असमका हमारी संतुष्ट हो रही है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस असमका का हल है। बात क्लियर है। तो भैया हमने एरो लगा दिया इधर की ओर, ये क्षेत्र हमारा टोटल असमका का हल क्षेत्र है। अच्छा भाई, अब दूसरी बात समझो, ये भी तो हमारी एक असमका दी गई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। इसका मतलब बच्चों ध्यान से देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y अक्ष या y अक्ष से बड़ा, y अक्ष से बड़ा मतलब इधर की ओर, इधर की ओर। इस असमका का हल क्षेत्र किधर की ओर होगा, y अक्ष पर होगा या y अक्ष के दाईं ओर होगा। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र क्या होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्षेत्र y अक्ष पर होगा या y अक्ष के ऊपर की ओर होगा। तो कह सकते हैं इधर की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो अब ये देखो कि इन तीनों असमकाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो वास्तव में इसका हल क्षेत्र कहलाएगा, और इस हल क्षेत्र को सुसंगत हल क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सुसंगत हल क्षेत्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिबल रीजन। देखो ये हमारा, हमने जिसको डॉट 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 कर दिया है, ये छायांकित कर दिया है, ये टोटल क्षेत्र हमारा सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। इन तीनों असमकाओं से ये घिरा हुआ क्षेत्र है, बाउंडेड क्षेत्र है। ध्यान से देखो, बात समझ में आई। ये बाउंडेड क्षेत्र जो दिख रहा है ये तीनों असमकाओं से घिरा हुआ है, और ये क्षेत्र हमारा सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा।
ठीक है बात। इतनी बातें आपने क्लास 11 में पढ़ी थी, ये सब कुछ अभी यहाँ के लिए नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। इतनी बातें आपने क्लास 11 में भी पढ़ी हैं कि भैया इसका सुसंगत हल क्षेत्र क्या होता है, इस असमका का जो क्षेत्र हल क्षेत्र है उसको ज्ञात करना था क्लास 11 में। अब हमें आगे थोड़ा बढ़ना है कि इसकी मदद से इसका जो उद्देश्य फलन ये है उसका हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो ये भी क्षेत्र इसका हल है, ये जितने क्षेत्र के बिंदु हैं उन सभी पर कुछ ना कुछ मान इसका होगा, जेड का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन जहां पर अधिकतम मान है वो बिंदु हमें ज्ञात करना है। अच्छा वो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, ये क्षेत्र हमने जो ढूंढना है, ये क्षेत्र हमारा परिबद्ध क्षेत्र है, बाउंडेड क्षेत्र है, बंध गया है सबसे। किससे किससे बंध गया है? देखो इस असमका का जो क्षेत्र हल क्षेत्र है वो इधर की ओर है, इस असमका का हल क्षेत्र इधर की ओर है, इस असमका का हल क्षेत्र इधर की ओर है। तो ये क्षेत्र हमारा सुसंगत हल क्षेत्र, जो बाउंडेड क्षेत्र है वो सुसंगत हल क्षेत्र है। तो यहां पर आपको लिखना है क्षेत्र O, इस पर नाम दे देते हैं A, इस पर नाम दे देते हैं B और ये O है। तो लिखो क्षेत्र OABO, OABO सुसंगत हल क्षेत्र है, सुसंगत हल क्षेत्र है जो परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब बॉन्डेड है, जो परिबद्ध है। अब ध्यान से देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि ये सुसंगत हल क्षेत्र परिबद्ध नहीं होगा, अभी कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें बताएंगे, ठीक है। यहां पर फिलहाल सुसंगत हल क्षेत्र कैसा है? परिबद्ध है। और अगर ये परिबद्ध होता है तो किनसे ये देखो परिबद्ध दिखाई दे रहा है। देखो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तीनों बिंदुओं से बंधा हुआ क्षेत्र है। इन तीनों कॉर्नर पॉइंटों को हम कोणीय बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। देखो एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है। तो ये हम कह सकते हैं ये आपके क्या है? कॉर्नर पॉइंट हैं। बच्चों यहां कॉर्नर पॉइंट पर आपको क्या करना है? जेड का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? कॉर्नर पॉइंटों पर जेड का मान ज्ञात करना है। देखो यहां पर क्या करना है? एक टेबल बना दो, बिल्कुल एकदम आसान बात हो जाएगी। यहां पर आप लिखो कोणीय बिंदु। क्या लिखोगे? कोणीय बिंदु। तो कभी कभी आपसे पूछ दे भाई कोणीय बिंदु किसे कहते हैं, तो बच्चों आप क्या कहोगे? कोणीय बिंदु किसे कहते हैं? आपको कहना है ऐसे बिंदु जिससे सुसंगत हल क्षेत्र परिबद्ध होता है, उनके कॉर्नर के जो पॉइंट होते हैं उनको हम कोणीय बिंदु कहते हैं। ये कोणीय बिंदु है, एक ये और एक ये और एक ये, तीन इसमें कोणीय बिंदु है। कभी कभी हमारा तल होगा जो बाउंडेड होगा, हो सकता है 4 बिंदुओं से परिबद्ध हो, तो यहां पर ये कोणीय बिंदु हो सकता है। कभी कभी प्रश्न में 4 कोणीय बिंदु मिल जाए, कभी 5 कोणीय बिंदु मिल जाए। जो आपका बहुभुज होगा उस बहुभुज के जो शीर्ष होते हैं वो उसके कोणीय बिंदु कहलाते हैं। ये हमारा त्रिभुज है ना, त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वही शीर्ष हमारे कोणीय बिंदु कहलाते हैं। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से हो गए? देखो एक तो O, जिसको हम कहेंगे मूल बिंदु 0,0। एक बिंदु A है जिसको हम यहां लिखेंगे 4,0। एक बिंदु हमारा 0B है जिसको हम लिखेंगे 0,4। इन चारों बिंदुओं पर हमें उद्देश्य फलन z का अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त करना है। देखो z बराबर है 3x + 4y। बात क्लियर है? ध्यान दें कि जब भी x का मान 0, y का मान 0 लिखेंगे तो यहां पर x का मान 0 लिखने से ये 0 और ये 0, तो z का मान तो 0 मिल जाएगा। अब a बिंदु पर बताओ z का मान क्या मिलेगा? a बिंदु पर z का मान निकालने के लिए x के जगह पर 4, y के जगह 0 लिख दो। x के जगह 4 लिखो तो 3 चौको 12 है, या फिर इसको ऐसे लिख दें 3 × 4 + 4 × y का मान 0 लिखें तो ये हमारा 12 हो गया, है ना। 4 × 0 ये तो 0 हो गया, 3 × 4 3 चौको 12। अच्छा यहां पर देखो ये z का मान कितना आएगा, तो आपको यहां पर लिखना है 3x का मान लिखें 0 + 4 y का मान लिखें 4 और ये 4 चौको 16 हो जाएगा। बच्चों ये 3 मानों में से ध्यान से देखो कौन सा मान सबसे बड़ा है, तो आपको कहना है ये उच्चतम मान है। ये क्या है? अधिकतम मान है, अधिकतम मान। और अधिकतम मान ही प्रश्न में पूछा गया था, मतलब अधिकतमीकरण करना है इस फलन का। अधिकतमीकरण करने का मतलब इसका अधिकतम मान किस बिंदु पर मिल रहा है, तो आपको लिखना है 0,4 पर अधिकतम मान मिल रहा है। और वो अधिकतम मान कितना है? 16।
बस इतनी सी बात है, काम खत्म हो गया प्रश्न। क्या लिखना है यहां पर आपको? यहां पर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है z का अधिकतम मान, z का अधिकतम मान बराबर क्या लिखना है? यह लिखना है 16। और किस बिंदु पर है? बिंदु 0,4, बिंदु 0,4 पर z का अधिकतम मान बिंदु 0,4 पर 16 प्राप्त होता है, 16 प्राप्त होता है या हो रहा है। ठीक है, किस बिंदु पर हो रहा है? 0,4 पर अधिकतम मान 16 प्राप्त हो रहा है। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया है, काम खत्म। ठीक है, हर प्रश्न में बच्चों ऐसा ही करना है आपको। कभी कभी असमकाएं हमने जैसा कि बताया कि 2, 3, 4 कुछ ज्यादा असमका देगा, तो फिर ज्यादा हमें असमकाओं के लिए ज्यादा रेखाओं का ग्राफ खींचना पड़ेगा, और उसके बाद में बाउंडेड क्षेत्र को ढूंढना पड़ेगा, फिर इसके बाद कोणीय बिंदुओं को ढूंढना पड़ेगा, और फिर कोणीय बिंदुओं पर अधिकतम या न्यूनतम मान हम ज्ञात करेंगे। अच्छा, इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका न्यूनतमीकरण करिए, तो देखो न्यूनतम मान कितना था? 0,0। ये सबसे छोटा मान है, ये सबसे छोटा मान है, तो ये हमारा न्यूनतम मान कहलाएगा। ये सबसे बड़ा मान है जिसको हम अधिकतम मान कहेंगे। ठीक है, आइए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं बच्चों, इसको नोट करें, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरा आता है। देखो, अच्छा ये रहा एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न। लिखता है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण करिए। मतलब यहां पर जो उद्देश्य फलन दिया गया है उसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, और जो असमकाएं अर्थात जो अवरोध दिए गए हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। इन अवरोधों के अंतर्गत यहां इस उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है। सिंपल सा काम है, बस केवल बढ़ा है तो क्या बढ़ गया है? प्रश्न नंबर 1 और 2 में केवल और केवल ये है कि यहां पर देखो एक असमका ये है, एक असमका ये है, और ये दोनों असमकाएं तो हर प्रश्न में ही दी जाती हैं। पहले वाले क्वेश्चन में भी ये असमकाएं दोनों दी गई थी, केवल एक असमका दी गई थी, एक यहां पर एक अतिरिक्त असमका और दी गई है, तो यहां पर इन दोनों के ही आलेख खींचने पड़ेंगे, है ना। और फिर इसके बाद में उसका हम सुसंगत हल क्षेत्र ढूंढेंगे, फिर कोणीय बिंदुओं पर z के मान ज्ञात करेंगे। काम वही करना है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या क्या दिया गया है, देखो यहां लिख लेते हैं उद्देश्य फलन। हमेशा ही उद्देश्य फलन को z से लिखा जाता है। ये z बराबर है -3x + 4y, ये दिया गया है। इसके बाद में जो असमकाएं हैं उनको हम अवरोध या व्यवरोध कहते हैं। देखो अवरोध जो हमारे दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं, x + 2y और <= 8, ये पहला अवरोध दिया गया है। दूसरा अवरोध दिया गया है 3x + 2y और <= 12, ये दूसरा अवरोध दिया गया है ना। x और y में जो शर्तें दी गई हैं वो हमारी अवरोध कहलाती हैं। और इसी प्रकार यहां पर तीसरा ये x > 0 तथा y > 0, ये हम मान लेते हैं। चलो दोनों को मिला के एक ही नंबर डाल देते हैं, तीसरी असमका। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, पहले नंबर पर हमें क्या करना होता है, जो पहली असमका दी गई उसको हम समीकरण बनाएंगे। असमका 1 का संगत समीकरण पहले बनाना है। अच्छा, संगत समीकरण क्या हो जाएगा, देखो यहां पर आपको लिखना है ये x + 2y और बराबर का निशान लगा के 8 लिखो। अब यहां पर हमें क्या करना होता है, याद करो अभी हमने बताया था कि एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में x और y की केवल और केवल मान बदल के दो मानों को आपको यहां ज्ञात करना है। ये x हो गया, ये y हो गया। जब x का मान 0 लिखोगे तो y का मान कितना मिलेगा, देखो 2 से भाग करके y का मान 4 मिलेगा। और जब y का मान 0 लिख दें तो x का मान 8 हो जाएगा। तो सीधा सीधा एक बिंदु हो गया 0,4 और एक अगला बिंदु हो गया 8,0। ये हमने देखो दो बिंदु ढूंढ लिए, है ना। इस समीकरण का जो आलेख होगा अर्थात जो सरल रेखा प्राप्त होगी वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर देखो, दूसरी असमका जो दी गई है उसका भी संगत समीकरण बनाओ। संगत समीकरण बनाओ। देखो यहां पर दूसरी असमका दी गई है, कौन सी है, 3x + 2y, 3x + 2y
और ये बराबर में 3x प्लस 2y बराबर में लिख दें 12। यहां पर भी एक हमें टेबल बनानी है और टेबल में x और y के मान बदल बदल के दो बिंदु ढूंढने पड़ेंगे। x हो गया, ये y हो गया। चलो x का मान पहले 0 लिख दें, तो जैसे ये x का मान 0 लिखेंगे 2 से भाग करेंगे y का मान 6 हो जाएगा। अब y को 0 लिख देते हैं तो x का मान 3 चौको 12 4 मिलेगा। तो ये बिंदु 0,6 कहलाएगा और ये बिंदु हमारा 4,0 कहलाएगा। बात ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ नहीं करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसके लिए प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्र होता है, बस इतना याद रखना है। ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो होता है वो y अक्ष या y अक्ष के दाईं ओर, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है वो x अक्ष या x अक्ष के ऊपर की ओर को प्रदर्शित करता है। देखो यहां पर क्या करना है, एक आपको ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है, एक आपको क्षैतिज रेखा खींचनी है। ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली भाई। ठीक है, क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष लिख लेते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष लिखते हैं। ठीक है भाई, और ये मूल बिंदु हो गया। इसके बाद देखो यहां पर 0,4 को लिखो। कैसे लिखना है, देखो ये 1 इकाई, 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, देखो ये लिखा है 0,4। 0,4 का मतलब 1 2 3 4, ये बिंदु 0,4 कहलाएगा। इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात ठीक है कि नहीं। अच्छा, 8,0 कहां लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और आगे बढ़ा दो इसको, 8 यहां पर कहीं हो जाएगा, है ना, ये 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिंदु हमारा 8,0 कहलाएगा। और इनको दोनों को जब मिला दिया जाए तो ये एक रेखा मिल जाएगा। देखो बिल्कुल स्केल से सीधा बिल्कुल मिलाना है, स्केल से बिल्कुल एकदम सीधा इसको इस तरीके से मिला देना है। ये हमारा एक रेखा बनेगा, इस तरीके से देखो मिलाना है। ठीक है, और आगे बढ़ाओ इसको, ये हमारा रेखा बन गया। ठीक है भाई, ये रेखा एक हमारा जो निकला है, ये इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर में 8। ध्यान से समझना है। अच्छा, अब दूसरे ये 0,6 को देखो, 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु हमारा 0,6 कहलाएगा। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। और इसके बाद में एक बिंदु 4,0 लिखना है, तो 1 2 3 4, ये बिंदु हो गया तुम्हारा 4,0। ठीक है बच्चों, x पर 4 y पर 0। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये भी देखो एक हमारी रेखा मिलेगी। ये रेखा देखो इस तरीके से आपको खींचनी है। ठीक है, इस तरीके से ये रेखा भी हमारी खींच गई। और इस रेखा को लिख दो आप 3x प्लस 2y बराबर 12, 3x प्लस में 2y बराबर में 12। बात ठीक है। अब वही पुरानी वाली बात हमने जैसे कि बताया कि ये तो रेखा को निरूपित कर रही है। ये जो आपका ये रेखा दिखाई दे रहा है वो तो x प्लस 2y बराबर 8 को निरूपित कर रहा है, लेकिन हमें तो असमका का हल चाहिए। तो बच्चों असमका का जो हल होगा वो हमने बताया या तो इस अर्धतल में होगा या फिर इस अर्धतल में होगा। ये अर्धतल आपको असमका का हल क्षेत्र ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं, पहला ये हमारी जो x प्लस, देखो ध्यान से यहां लिख देते हैं, x प्लस 2y कहां है भाई, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8। इसमें आपको हमने क्या बताया था, मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ और किसी से नहीं। मूल बिंदु मतलब 0,0, तो ये हो जाएगा x का मान 0 प्लस 2 गुणे y का मान 0 लेस देन इक्वल टू 8 लिखें तो ये 0 लेस देन 8 हो गया। बोलो सत्य है क्या सत्य, तो आपको कहना है बिल्कुल सही लिखा है। 0 छोटा होता है, 8 बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली जो असमका है वो वास्तव में मूल बिंदु से संतुष्ट हो रही है, मतलब इसका हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। तो बच्चों क्या करना है, इसके हल क्षेत्र को इस तरफ देखो एरो लगा देना है। क्या करना है, इस तरफ एरो आपको लगा देना है। ये हमारा इस असमका का हल क्षेत्र है, इधर का इधर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस असमका का हल है। बस ठीक है। क्यों हल है, फिर से एक बार समझो। इसका हल इसलिए क्योंकि मूल बिंदु से संतुष्ट हो रहा है। मूल बिंदु से ये वाली असमका संतुष्ट हो रही है तो मूल बिंदु की ओर इसका हल है। अगर मूल बिंदु से संतुष्ट ना होती तो मूल बिंदु के अपोजिट साइड इसका हल हो जाता। हल तो है इसका,
इधर के रीजन में है या फिर उधर वाले रीजन में है, दोनों अर्धतलों में से किसी न किसी तल में इसका हल है। तो हम कहेंगे मूल बिंदु किससे संतुष्ट कराने पर, अगर मूल बिंदु से संतुष्ट होती है तो मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र है, और मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होती है तो इसका मतलब मूल बिंदु के अपोजिट साइड का इसका हल होता है। ठीक है, तो ये संतुष्ट हो गई, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे यहां पर देखो दूसरी वाली असमका के लिए, देखो इस वाली असमका के लिए असमका है हमारा 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12 है। इसमें भी देखो 0 + 0 से संतुष्ट कराओ तो बिल्कुल एकदम सत्य लिखा है भैया, 0 छोटा होता है 12 बड़ा होता है। इसका मतलब इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। देखो इधर की ओर इसका भी हल क्षेत्र है, ध्यान से देखो बच्चों, ये इसका भी हल क्षेत्र किधर है, मूल बिंदु की इधर की ओर है। ठीक है, ये भी संतुष्ट हो रहा है। अच्छा, तीसरी असमका ये लिखी है x > 0, इसका मतलब बाई अक्ष या बाई अक्ष के दाईं ओर, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र ये इधर की ओर है। देखो y > 0 का हल क्षेत्र ये x अक्ष या x अक्ष के ऊपर की ओर, ये x अक्ष है, x अक्ष के ऊपर की ओर इसका हल क्षेत्र है। y > 0 का हल क्षेत्र किधर की ओर है, इधर की ओर। अब देखो बच्चों, चारों असमकाओं से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, ये चारों असमकाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। ध्यान से देखो, एक दूसरा कलम भाई कहां है, ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा दूसरा, ये हमारा जो हल क्षेत्र है जो सभी असमकाओं, चारों असमकाओं से घिरा हुआ है, ये हमारा इतना क्षेत्र है। ध्यान से देखो, ये क्षेत्र हमने जिसको कलर किया है, छायांकित किया है, ये क्षेत्र हमारा सुसंगत हल क्षेत्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में फिजिबल रीजन कहते हैं, सुसंगत हल क्षेत्र कहलाता है। ये हमारा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि चारों असमकाओं को संतुष्ट कर रहा है, मतलब चारों असमकाओं में कॉमन है, ऐसे कह सकते हो, है ना। इस वाली असमका का हल क्षेत्र इधर की ओर है, इस वाली असमका का हल क्षेत्र इधर की ओर है, इस वाली असमका का हल क्षेत्र इधर की ओर है, इस वाली असमका का हल क्षेत्र इधर की ओर है। इसका मतलब ये क्षेत्र हमारा कॉमन क्षेत्र हो गया, ये चारों में है, इसीलिए इसको हम सुसंगत हल क्षेत्र कहते हैं। ओ इस पर नाम दे दें A, इस पर नाम यहां दे दें B, यहां पर इसका नाम दे दें C, तो OABCO ये क्षेत्र हमारा परिबद्ध क्षेत्र है। देखो, है ना, ये भी आपका बाउंडेड है, चारों देखो कोनों से घिरा हुआ है। OABC ये चार कॉर्नर, यही कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं, जो शीर्ष होते हैं, बहुभुज के शीर्ष होते हैं, जिनसे बहुभुज से वो क्षेत्र घिरा होता है, उस बहुभुज के शीर्ष को कोणी बिंदु कहा जाता है। तो ये कोणी बिंदु 0ABC ये हमारी कोणी बिंदु है। बात ठीक है। चलो, अगर हमने कोणी बिंदु ढूंढ लिए तो अब आपको सुसंगत हल क्षेत्र यहां लिखना होता है, सुसंगत हल क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा है, देखो OABCO सुसंगत हल क्षेत्र OABCO परिबद्ध क्षेत्र है, परिबद्ध क्षेत्र है। और ये परिबद्ध क्षेत्र जो है वो आपका ये दिखाई दे रहा है, इसमें जो कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जिनसे ये चारों कोने देखो OABC ये कॉर्नर पॉइंट, इन कॉर्नर पॉइंटों पर हमें Z का मान ज्ञात करना होता है, और जो Z के मान आते हैं वो इसके इष्टतम हल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इष्टतम हल। ठीक है, तो ध्यान दें, यहां पर हम पहले लिखते हैं कोणीय बिंदु। क्या लिखते हैं, कोणीय बिंदु लिख लें, और इन कोणीय बिंदुओं को लिखो कौन कौन सा है। एक तो मूल बिंदु हो गया 0,0, एक बिंदु A हो गया जिसको हम लिख दें 4,0, एक बिंदु हमारा B है जिसको हम यहां पर लिखेंगे, B बिंदु अभी हमने निकालना है, ठीक है, और एक बिंदु C है जिसको यहां पर 0,4 लिख दें। पहले हम B बिंदु को ढूंढें। भाई B बिंदु क्या है, इस रेखा का और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को पहले ज्ञात करोगे। ध्यान दें, इस रेखा को ध्यान से देखो तो इसका समीकरण ये लिखा है x + 2y, x + 2y बराबर में 8। इस रेखा का जो समीकरण है 3x + 2y, 3x + 2y और बराबर में 12 है। इन दोनों को आप घटा दो,
क्या कर दें, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। x में से 3x घटा के यहां पर माइनस में 2x मिलेगा, बराबर माइनस का इधर 4 मिलेगा, x बराबर 2। ध्यान से देखो तो x बराबर 2, ठीक है। ये x का मान 2 आप यहां लिख दें तो y का मान मिल जाएगा। देखो यहां से y का मान कितना, 2 यहां लिखोगे, 2 इधर जाएगा तो 8 में से 2 घटा के 6 मिलेगा, 2 से भाग करोगे तो y बराबर 3। अब देखो बच्चों ये हमारा b बिंदु 2,3 मिल गया, बोलो सही है। तो b बिंदु हमने यहां पर लिखना है 2,3 लिख दें। अब ये हमारे कॉर्नर पॉइंट कोणीय बिंदु मिल गए। अब इन कोणीय बिंदुओं पर z का मान, z बराबर क्या है, माइनस 3x प्लस 4y, ये हमारा z का मान है। तो अच्छा, जैसे ही हम x का मान 0, y का मान 0 यहां लिखेंगे तो z का मान 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 प्लस 0 मतलब 0 हो जाएगा। यहां पर z का मान निकालने के लिए x का मान 4 लिखो, y का मान 0 लिखो। x का मान 4 लिखेंगे तो -3 गुणा में 4 प्लस y का मान 0 लिखने से 0 हो जाएगा तो -12, ठीक है। यहां पर बोलो 2 और 3, यहां लिखोगे 2, यहां लिखना है 3, तो 2 जब लिखोगे तो माइनस में 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे y का मान लिखो 3, तो 3 चौको 12 में से 6 घटेगा, 6 मिलेगा। और आगे यहां पर 0,4 से संतुष्ट कराएं तो 0 तो ये हो जाएगा, 4 गुणा 4, 4 चौको 16 लिख दें, ठीक है, 4 चौको 16। बच्चों ध्यान दें कि ये जो हमने z के मान निकाले हैं, इन z के मानों को क्या कहते हैं, सुसंगत हल क्षेत्र, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। ध्यान दें यहां पर जो हमने ये मान निकाले हैं यही इष्टतम मान भी कहलाते हैं। तो अब इन इष्टतम मानों में से जो सबसे न्यूनतमीकरण चूंकि करना है तो सबसे छोटा मान देखो भाई, बताओ सबसे छोटा मान कौन सा है। बच्चों बड़े आराम से कह सकते हो सबसे छोटा मान ये रहा, न्यूनतम मान हमारा ये है। न्यूनतम मान कितना है, आपको लिखना है -12 है। किस बिंदु पर है, 4,0 पर है। तो बस यही आपको आंसर में लिखना है। z का न्यूनतम मान बिंदु किस बिंदु पर है, 4,0, बिंदु 4,0 पर न्यूनतम मान कितना है, -12 है, -12 है। z का न्यूनतम मान बिंदु 4,0 पर -12 है और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से करना है, ठीक है। ध्यान दें तब की बात हो रही है जब क्षेत्र हमारा परिबद्ध क्षेत्र हो। अगर क्षेत्र परिबद्ध नहीं है, बाउंडेड नहीं है, तो यहां पर ये न्यूनतम या अधिकतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए एक दूसरा प्रश्न इसी टाइप का लेंगे जिसमें क्षेत्र हमारा परिबद्ध ना हो, मतलब खुला क्षेत्र हो, ठीक है। चलिए एक दूसरा प्रश्न देखो, इसको जल्दी से नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट करिएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, इसी एक्सरसाइज का है 6वां प्रश्न। इसको देखो, इसमें क्या अंतर दिख रहा है, देखने में बिल्कुल वही सेम टू सेम है कि अवरोधों के अंतर्गत ये z मतलब उद्देश्य फलन दिया गया है x + 2y और इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है। यहां पर अवरोध दिए हैं 2x + y बड़ा या बराबर है 3 से और x + 2y बड़ा या बराबर है 6 से, x, y दोनों ही बड़ा या बराबर हैं 0 से। दिखाइए कि z का न्यूनतम मान 2 से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। मतलब यहां पर z का न्यूनतम मान तो ज्ञात करना है, उसमें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन ये z का जो न्यूनतम मान आएगा वो 2 से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है, ये भी हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए यहीं से देखो, स्टार्टिंग तो वही पुरानी वाली बात है कि जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखो ये हमारा उद्देश्य फलन होता है, उद्देश्य फलन को z से हर प्रश्न में लिखा जाएगा, यहां भी लिखा गया है z से। ये है x + 2y, इसका हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये हमारे जो अवरोध हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं, अवरोध 2x + y और यहां बड़ा अथवा बराबर 3 से, एक अवरोध ये हो गया। दूसरा है हमारा x + में 2y बड़ा या बराबर 6 से, एक अवरोध हमारा ये हो गया।
और ये अगला है जो x और y दोनों ही शून्य या शून्य से बड़े हैं, ये हमारा तीसरा अवरोध है। ठीक है, अब समझो यहां पर जो असम का एक है उसका संगत समीकरण पहले बनाना है। क्या करना है? का संगत समीकरण बनाओ और संगत समीकरण की हमें संगत समीकरण का आलेख खींचना है। संगत समीकरण का मतलब ये असमका का निशान हटा के बराबर का निशान लगा दें, 2x प्लस y बराबर का निशान लगा के 3 लिखेंगे और यहां से एक टेबल बना के हम दो पॉइंटों को फाइंड आउट करेंगे, 2 पॉइंट यहां पर प्राप्त करेंगे। किस तरीके से? हम यहां पर x का मान 0 लिख दें तो y का मान 3 हो जाएगा। देखो x बराबर 0 जैसे ही लिखेंगे तो y का मान 3 हो जाएगा। अब y का मान अगर 0 लिख दें तो y का मान 0 लिखने पर x का मान 3/2 मिलेगा। ठीक है, एक तो बात हमारी ये बन गई। इसके बाद दूसरा यहां पर ये दो बिंदु हो गए, एक तो हो गया 0,3, दूसरा बिंदु हो गया 3/2,0। इसके बाद बात करें दूसरे वाले, देखो नंबर 2, इसका संगत समीकरण दूसरी असम का है, इसका संगत समीकरण बनाओ। तो यहां भी ऐसा ही करना है, x प्लस में 2y बराबर का निशान लगा के 6 लिखें और यहां भी एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में x और y के मान ज्ञात करके हमें दो बिंदु फाइंड आउट यहां भी करने हैं। यहां भी हम लिख देंगे x बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 3, x बराबर, अब की बार चलो y बराबर 0 लिख दें तो x बराबर 6 हो जाएगा। तो ये बिंदु 0,3 हो गया और दूसरा बिंदु 6,0 कह सकते हैं। अब यहां पर दोनों ही असमकाओं को ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि दोनों, पहली वाली असमका का समीकरण बनाया, इसके भी 2 बिंदु मिल गए। दूसरी वाली असमका का जब हमने समीकरण बनाया उसको भी प्लॉट करने के लिए 2 बिंदु मिल गए और यहां पर x और y दोनों ही प्रथम चतुर्थांश में है। ऐसे मानो x और y दोनों ही शून्य से बड़े हैं, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। काम यहां से स्टार्ट करना है कि देखो एक हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको x अक्ष लिखते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम y अक्ष लिखते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है। इधर देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से ऊपर की ओर भी 1, 2, 3, 4, 5 जहां भी जरूरत होगी हम उस बिंदु को लिखेंगे। देखो 0,3 देखो ये बिंदु हो जाएगा बच्चों, 0,3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 3/2,0 तो ये 3/2 का मतलब 1.5, 3/2, 3 का आधा कितना होता है? 1 सही 1/2, मतलब एक तो ये हो गया और आधा और आगे बढ़ाते हुए ये बिंदु हम यहां पर लिखेंगे, ये हमारा 3/2,0 बिंदु मिल जाएगा। और इन दोनों को मिला दें तो ये हमारी एक रेखा जो खींच जाएगी वो रेखा हमारी पहली रेखा हो जाएगी। देखो ये हमारी इस तरीके से रेखा आपको खींचनी है और ये रेखा वास्तव में क्या है? 2x प्लस y बराबर 3 को निरूपित करेगी। 2x प्लस y बराबर 3 को निरूपित करने वाली रेखा होगी। ठीक है भाई। अच्छा भाई, इसके बाद दूसरा ये वाली रेखा का इस पर हम प्लॉट करें तो 0,3, x का मान 0, y का मान 3, तो यही बिंदु है 0,3। 6,0 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बिंदु हमारा 6,0 कहलाएगा। इसको कहेंगे 6,0 और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक हमारी ये भी देखो रेखा बन जाएगी। ध्यान से देखो तो ये भी हमारी एक रेखा बन रही है और ये रेखा किसको निरूपित करेगी? x प्लस 2y बराबर 6 को, x प्लस 2y बराबर 6 को निरूपित करने वाली ये रेखा हो जाएगी। बात ठीक है। इसके बाद देखो इनके हल क्षेत्रों को ढूंढो। हल क्षेत्र कैसे ढूंढते हैं? सीधी सीधी बात है, पहले असमका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराओ। जैसे ये लिखा है x 2x प्लस में y और बड़ा या बराबर 3 से x का मान 0, y का मान 0 लिखें तो यहां पर बताओ 0 बड़ा है 3 से? 0 बड़ा होता है? नहीं भाई, सत्य नहीं है, असत्य लिखो यहां पर। ये क्या है? असत्य बात है कि 0 बड़ा नहीं होता है 3 से, यहां पर लिखो असत्य। ठीक है। ये देखो जो पहली वाली रेखा थी वो हमारी ये है
और इसका मूल बिंदु की ओर क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो मूल बिंदु के अपोजिट साइड इधर देखो, इस साइड में आपको निशान लगाने हैं। ठीक है, ये ऊपर की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाता तो मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र ढूंढते, और ये मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हुआ है तो मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र नहीं है, बल्कि मूल बिंदु के अपोजिट साइड में है ना, दूसरे अर्धतल में है। इसके बाद देखो यहां पर दूसरे वाली असमका के लिए भी यही बात करो तो x प्लस 2y और बड़ा बराबर 6 लिखा है, x बराबर 0 y बराबर 0 जैसे ही लिखोगे तो यहां भी आप कह सकते हो ये भी बिल्कुल असत्य है। अगर ये असत्य है तो इसका मतलब इस रेखा का भी हल क्षेत्र इधर नहीं बल्कि मूल बिंदु से अपोजिट साइड को आपको लिखना है। इसका भी हल क्षेत्र कहां है, मूल बिंदु से, चूंकि संतुष्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर है, तो इधर नहीं बल्कि ऊपर की ओर लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये तीसरी असमका x बड़ा है बराबर 0 से, तो इसका देखो बाई एक्स या बाई एक्स के दाईं ओर इधर की ओर देखो ये आपका एरो लगाना है, इधर की ओर एरो लगाना है। बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स अक्ष या एक्स अक्ष से ऊपर की ओर, तो इधर की ओर देखो एरो लगाना है ऊपर की ओर। अब जो यहां पर जितने भी एरो लगाए हैं ना उनको सबको देखो इसका कॉमन क्षेत्र कौन सा है। इस असमका का क्षेत्र ये हो गया, इस असमका का भी क्षेत्र ये हो गया, इस वाली असमका का भी क्षेत्र ये है, और इस वाली असमका का भी क्षेत्र ये है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन क्षेत्र है वो रियलिटी में देखो, ध्यान से देखना, ये हमारा क्षेत्र जो देख रहा है ना, ये क्षेत्र हमारा जो दिख रहा है ये वास्तव में कैसा क्षेत्र है, कॉमन क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो आपका कॉमन क्षेत्र है ना। ये हमारा सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा, और आपको यहां पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये सुसंगत हल क्षेत्र जो है वो हमारा बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड क्षेत्र है। कैसा है, अनबाउंडेड क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र जो दिख रहा है ना इसको क्या कहेंगे हम, सुसंगत हल क्षेत्र कहेंगे। तो ध्यान से देखो यहां पर आपको लिखना है सुसंगत हल क्षेत्र, हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है। सुसंगत क्षेत्र जो है वो कैसा है, अपरिबद्ध है, मतलब परिबद्ध नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल एकदम ओपन दिखाई दे रहा है, ये किसी भी सीमाओं से, बाउंड्रीज से बंधा हुआ नहीं है। यहां पर केवल देखो इस बाउंड्री से तो बंधा है, लेकिन इधर तो कहीं से बाउंडेड नहीं है, तो इधर अनबाउंडेड, इसीलिए इसको कहते हैं अनबाउंडेड क्षेत्र है। तो जब भी कभी सुसंगत हल क्षेत्र अनबाउंडेड होता है तो यहां पर जो कोणीय बिंदु होते हैं उन कोणीय बिंदुओं पर ये आपका जो उद्देश्य फलन है उसका न्यूनतम मान मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से प्रोसेस करनी है। देखो क्या करनी है, पहले तो आप कोणीय बिंदुओं पर फलन का मान निकालें, है ना। कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का मान निकालें। ये कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, देखो यहां पर लिखो कोणीय बिंदु। देखो बच्चों, एक तो ये बिंदु हमारा कोणीय बिंदु हो गया ए, यहां पर नाम डाल देते हैं बी। तो ये इधर का जो भी बिंदु है, केवल 2 बिंदु हमें कोणीय बिंदु मिले हैं, है ना, जिन पर देखो ये बिंदु और ये बिंदु, इधर से तो ये ओपन हो रहा है, इधर से भी ओपन हो रहा है। केवल इस रेखा पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जहां जहां ये कट रहे हैं ए और बी बिंदु, ये हमारे कोणीय बिंदु हैं। तो ए बिंदु तो ये हो गया 6,0, और ये जो बी बिंदु है वो हमारा 0,3 हो गया। उस पर उद्देश्य फलन z बराबर क्या है, देखो z बराबर दिया गया है x प्लस 2y। इसके मान निकालो। x का मान जब 6 रखेंगे, y का मान 0 लिखेंगे, तो यहां पर देखो 6 और इधर 0 जब लिखोगे तो ये प्लस में 0 मतलब 6 लिखना है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर z का मान, x का मान 0 लिखो, प्लस 2 इंटू y का मान 3 लिखें तो 3 दूनी 6। यहां पर देखो दोनों बिंदुओं पर 6 मान आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही बिंदुओं पर 6 मान आ रहे हैं। यहां पर ये दोनों ही न्यूनतम मान हैं। क्या है, दोनों ही न्यूनतम मान हैं। और ये न्यूनतम मान, ये जो दोनों न्यूनतम मान हैं ये वास्तव में न्यूनतम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जो मान आपको यहां पर z के मिले हैं वे दोनों मान न्यूनतम मान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अब इसकी जांच करनी है कि भाई ये दोनों मान न्यूनतम हैं या नहीं हैं। कैसे जांच करेंगे,
इसके जांच करने के लिए क्या करते हैं हम, ये z जो x प्लस 2y दिख रहा है ना, z बराबर x प्लस 2y दिख रहा है, इसका x प्लस 2y का जो न्यूनतम मान है वो हमारा 6 है या नहीं। x प्लस 2y का न्यूनतम मान कितना, 6। x प्लस 2y का न्यूनतम मान कितना, 6। आपको अब इसका आलेख खींचना है, ध्यान दें, अब किसका आलेख खींचना है, इसका आलेख खींचना है। अच्छा, आलेख जब भी कभी खींचोगे तो बराबर का चिन्ह लगाओगे, तो ये x प्लस 2y बराबर 6 हो जाएगा। और यहां से बिंदु x का मान 0 लिख दें तो y का मान 3 हो जाएगा, और यहां पर जब y का मान 0 लिखें तो x का मान 6 हो जाएगा। तो ये देखो, ये बिंदु हमें मिल जाएंगे 0,3 और 6,0। और ध्यान से देखो तो 6,0 और 0,3 को मिलाने वाला तो यही रेखा है। इसका मतलब जब इसका आलेख खींचोगे तो यही रेखा आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसका इस असमका का जो आपका इस असमका का हल क्षेत्र है उसको देखो। हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान से, x प्लस 2y लेस देन 6 का हल क्षेत्र ढूंढना है, हल क्षेत्र ढूंढना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम x का मान 0 और y का मान 0 लिख के चेक करते हैं। देखो 0 प्लस 0 लेस देन 6, बिल्कुल सत्य लिखा है बच्चों, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका इस असमका का जो हल क्षेत्र है वो किधर, मूल बिंदु की ओर होगा, किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो अगर हम ये सत्य सिद्ध कर दें कि जो न्यूनतम मान है वो सुसंगत हल क्षेत्र में ना आए, इस उद्देश्य फलन का x प्लस 2y लेस देन 6 का जो मान है, जो इसका हल क्षेत्र है वो सुसंगत क्षेत्र में ना आए, तो इस वाले क्षेत्र में ना आए। इसका जो हल क्षेत्र है वो तो वास्तव में मूल बिंदु से संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब मूल बिंदु की ओर है। अगर मूल बिंदु की ओर है तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि ये जो है ना, ये जो मान 6 और 6, ये मान जो न्यूनतम मान निकले हैं वो बिल्कुल एकदम ठीक है। मतलब बात सीधी कि सुसंगत हल क्षेत्र में इसका हल नहीं होना चाहिए। इसका हल किधर है, मूल बिंदु की ओर। सुसंगत हल क्षेत्र किधर है, ऊपर की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आप लिखो, चूंकि x प्लस 2y लेस देन 6 का हल क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र में नहीं है, सुसंगत हल क्षेत्र में नहीं है। अतः z का न्यूनतम मान 6 होगा। z का न्यूनतम मान कितना होगा, 6। अगर इस असमका का हल क्षेत्र सुसंगत हल क्षेत्र में हो जाता तब इसका न्यूनतम मान 6 नहीं होता, इसका न्यूनतम मान ज्ञात ही नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर अनबाउंडेड के लिए शर्त है, ये बाउंडेड के लिए नहीं, अनबाउंडेड की ये शर्त है कि अगर आपका ये सुसंगत हल क्षेत्र अनबाउंडेड होता है तब आपको यहां पर उद्देश्य फलन में ये न्यूनतम मान को रख के उसका आलेख खींचना है, और वो आलेख अगर सुसंगत क्षेत्र में नहीं आ रहा है तो आपको लिखना है ये न्यूनतम मान है। ठीक है, या अधिकतम मान, किसी प्रश्न में अधिकतम मान। ठीक है, तो अतः z का न्यूनतम मान 6 होगा। और ध्यान दें, तथा ये a और b बिंदु जो दिख रहा है ना, a और b को मिलाने वाली रेखा AB दिख रही है, उसके प्रत्येक बिंदु पर यही 6 मान प्राप्त होगा, न्यूनतम मान सभी बिंदुओं पर 6 मान प्राप्त होगा। तथा रेखा AB के प्रत्येक बिंदु पर न्यूनतम मान 6 प्राप्त होगा, ये आपको लिखना है। बात ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप नोट कर लें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, काफी बार पूछा गया है। और इसी के आगे एक और प्रश्न है 7वां, उसको भी करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से नोट करिए इसको। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। ध्यान से देखो, 7वें प्रश्न में ऐसा कहता है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण। अभी प्रश्नों में
या तो न्यूनतमीकरण करवाता था या फिर अधिकतमीकरण, मतलब न्यूनतम अथवा अधिकतम मान पूछा जाता था। यहां पर दोनों पूछे गए हैं, न्यूनतमीकरण करिए तथा अधिकतमीकरण भी कीजिए। जबकि अवरोध यहां पर ये दिए गए हैं 3, है ना, 1 2 3, या ये भी कह सकते हैं, ये भी तो आपके अवरोध हैं, 5 कह सकते हैं। तो इस तरीके से देखो यहां पर ये पहले नंबर पे उद्देश्य फलन दिया गया है, उसको लिखो उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन z बराबर दिया गया है 5x प्लस 10y, ठीक है। इसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। इसके बाद अवरोध दिए गए हैं, अवरोध दिए गए हैं, कौन कौन से अवरोध हैं, देखो x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, ये नंबर 1 डालो इस पर। इसके बाद x प्लस बाई और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लिखो, ये दूसरा नंबर हो गया। और x माइनस 2y और ये बड़ा अथवा बराबर है 0 से, इस पर नंबर 3 डाल दें। और इसके बाद x और y दोनों ही बड़ा है अथवा बराबर है 0 से, इस पर नंबर 4 डाल दें, ठीक है। इसके बाद यहां पर अब हम एक एक असमका को लेते हुए उसका आलेख खींचेंगे। तो असमका नंबर 1 का आलेख खींचो पहले, है ना। 1 का आलेख खींचना का मतलब x प्लस 2y बराबर क्या लिखेंगे, पहले संगत समीकरण, ऐसे लिख दिया करो, है ना। असमका 1 का संगत समीकरण, संगत समीकरण। पहले संगत समीकरण का मतलब है असमका का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगाना है, ठीक है, ये समीकरण में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद यहां पर इसका आलेख खींचने के लिए अब हम x और y के संगत 2 बिंदु ढूंढेंगे, है ना। इस तरीके से हर एक में ही एक जैसा ही कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं है। जब हम x का मान 0 लिखेंगे तो y का मान हमें 60 मिलेगा, जब y का मान 0 लिखेंगे तो x का मान 120 मिलेगा। तो ये बिंदु 0,60 और दूसरा बिंदु हमारा 120,0 मिलेगा। बात ठीक, खत्म काम, ठीक है। पहली वाली असमका समझो, इसका आलेख हम खींच सकते हैं। दूसरा नंबर असमका 2 का संगत समीकरण लिखो, संगत समीकरण। तो असमका जो 2 है उसका संगत समीकरण का मतलब यह है x प्लस y बराबर का निशान लगा के 60 लिखो। और इसमें भी अब आपको क्या करना है, ये टेबल बना के x और y के संगत 2 बिंदु ढूंढ के लिख देने हैं, ठीक है। अच्छा, बिंदु भी ऐसे ही ढूंढते हैं, कैसे, x का मान 0 लिखोगे तो y का मान हो जाएगा 60। अब y का मान 0 लिखो तो x का मान हो जाएगा 60, बिल्कुल ठीक है। तो ये x का मान 0 तो y का मान हो गया 60, है ना, 60 लिखो यहां पर। तो ये बिंदु हो गया 0,60 और यहां पर हो गया ये 60,0। बात ठीक है। इसके बाद देखो तीसरी असमका आ जाओ, तीसरा नंबर डालो, इसका संगत समीकरण बनाओ, का संगत समीकरण। तो क्या हो जाएगा इसका संगत समीकरण, x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 0। और इसके लिए भी एक टेबल बना लो भाई, यहां भी देखो एक टेबल बनाओ और इसमें x और y के मान ढूंढ के लिख दो, x और y। जब हम x का मान 0 लिखेंगे तो बच्चों y का मान 0 होगा कि नहीं, x का मान 0 तो y का मान 0, सीधा सीधा, है ना। x बराबर 0, y बराबर 0, मूल बिंदु से जाने वाली ये रेखा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद x का मान अगर हम यहां पर 60 लिख दें, x का मान 60 लिख दें तो ये हो जाएगा y का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 60 लिख दें तो 30 रह जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर दें कि y का मान, अगर हम y का मान 60 लिख दें तो x का मान कितना 120 हो जाएगा, सही है, 120 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये बिंदु हो गया 0,0 और ये बिंदु हो गया 120,60। अब इनके सबके हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। कैसे खींचेंगे, एक क्षैतिज रेखा आपको बनानी है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरीके से बनानी है, और ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। और ये x अक्ष की धनात्मक वाली दिशा है, इसको क्या कहेंगे, ये x अक्ष की प्लस वाली दिशा है, ये x अक्ष की y अक्ष की प्लस वाली दिशा है, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे देखो 0,60। एक काम करो, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनमें एक पैमाना मान लें कि 1 सेंटीमीटर को कुछ
30 60 120 लिखा है, ऐसा करते हैं 30 मान लेते हैं। ये 30, 1 सेंटीमीटर को 30 इकाई, यहां पर 30 लिख दें, दूसरे सेंटीमीटर पे यहां 60 लिख दें, तीसरे पर यहां 90 लिख दें, चौथे पर यहां 120 लिख दें, पांचवें पर 150 लिख दें, मतलब 30-30 का अंतराल मानते हुए। यहां भी लिखोगे 30, यहां पर लिखोगे 60, यहां पर लिखोगे 90, यहां पर लिखोगे 120। अब देखो ध्यान से, ये 0,60 लिखना है। 0,60 तो सीधा दिख रहा है बच्चों, ये बिंदु हो गया 0,60। 120,0 तो 120 ये हो गया, 120,0 ये हो गया। दोनों को मिला दो तो आपका एक रेखा मिलेगा। ध्यान से देखो, ये दोनों को मिलाने पर एक रेखा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, इनको मिलाने पर ये रेखा हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? ये रेखा हमारा हो जाएगा और इस रेखा को हम कहेंगे x + 2y बराबर कहेंगे 120। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा देखो, यहां पर आ जाओ, दूसरी वाली असमका का भी आपको वाली खींचना है। तो x ये 0,60 लिखो। तो 0,60 का मतलब तो बच्चों सीधा सीधा यही बिंदु हो गया 0,60, है ना? ये बिंदु हो गया 60,120। तो 60 ये रहा, 60,120, 60 ये रहा और आपका 60,0 है ना? पहले हो गया 0,60 और फिर हो गया 60,0। तो 60,0 ये हो गया। इनको दोनों को मिला दो भाई, तो ये रेखा हमारा हो जाएगा इस तरीके से। देखो, दूसरा रेखा ये हो जाएगा। इसको कहेंगे x + y, x + y बराबर में क्या कहेंगे? 60। x + y बराबर 60 कहेंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरी असमका ये रही, x ऋण 2y बराबर 0 हमने लिखा था। तो ये मूल बिंदु से जा रही है और 120,60, 120 इधर, 60 ऊपर की ओर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 120 ये है और 60 वाली लाइन ये है। तो यहां से होती हुई और मूल बिंदु से होती हुई इस तरीके से आपको ये लाइन खींचनी है। ये आपको लाइन खींचनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लाइन खींचनी है। ये हो गई। अच्छा भाई, ये भी काम खत्म। तो इस पर आप क्या लिखोगे? x - 2y, x - 2y बराबर 0 लिखोगे। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो रही। अच्छा, अब इनके हल क्षेत्र ढूंढो भाई। हल क्षेत्र ढूंढने का मतलब क्या है कि जो पहली असमका है x + 2y और ये बराबर में 120, x + 2y लेस देन और इक्वल टू 120, इसका हल क्षेत्र कैसे ढूंढोगे? हमने बताया हल क्षेत्र ढूंढने के लिए मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है। तो भैया मूल बिंदु से जैसे ही संतुष्ट कराओगे तो 0 + 0 यहां पर लेस देन और इक्वल टू 120 क्या सत्य लिखा है? तो आपको लिखना है बिल्कुल सत्य लिखा है। मूल बिंदु से संतुष्ट कराया हमने, तो 0 + 0 छोटा होता है 120 से, बिल्कुल सत्य है बात। 0 छोटा होता है 120 बड़ा होता है। तो ये सत्य अगर लिखा है, इसका मतलब ये x + 2y बराबर 120 वाली जो रेखा दिख रही है, इसका हल क्षेत्र आपको मूल बिंदु की ओर मिलेगा। किधर मिलेगा? मूल बिंदु की ओर। तो देखो, इधर को आपको एरो लगाना है। ठीक है, इसका हल क्षेत्र किधर की ओर? मूल बिंदु की ओर। बात क्लियर है? क्योंकि मूल बिंदु से संतुष्ट हो गया है। दूसरी असमका हमारी है x + y और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्या लिखोगे? 60। इसमें भी आपको वही काम करना है। x बराबर 0, y बराबर 0 लिखें। तो ये देखो, 0 बड़ा है 160 से, 0 बड़ा है 60 से, बिल्कुल नहीं है। 0 तो छोटा होता है। इसका मतलब ये असमका संतुष्ट 0,0 से नहीं हो रही है, मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही है। तो अगर मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही तो इसका हल क्षेत्र इधर नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट साइड में इसका हल क्षेत्र है। देखो, इसका हल क्षेत्र किधर बनाना है बच्चों? ऊपर की ओर बनाना है। बात आ रही समझ में? इसके बाद इसका हल क्षेत्र बोलो किधर की ओर? हमने बताया कि इसका हल क्षेत्र बच्चों हर एक के लिए एक बात नहीं है। देखो, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये तो मूल बिंदु से रेखा जा रही है, तो मूल बिंदु से संतुष्ट कराओगे तो मूल बिंदु से संतुष्ट तो हो ही जाएगी। अब हमें क्या करना है? इस वाली जो रेखा ने पूरे तल को एक नीचे वाले और एक ऊपर वाले तल में बांटा है। तो इधर का कोई पॉइंट ले लें या इधर के किसी पॉइंट से आप चेक करो। जैसे मान लो इस पॉइंट से चेक कर लें या फिर इस पॉइंट से चेक कर लें। अगर इस पॉइंट को रख के इस समका में
रखें और ये संतुष्ट हो जाए तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है, संतुष्ट ना हो जाए तो इसका मतलब इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर है। ठीक है, इसको मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं कराना है। देखो ये तीसरी असमका जो है हमारी, ये लिखी है x माइनस 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी आपको क्या करना है, x बराबर 0 और y बराबर 0 लिख के देखो। सॉरी 0,0 से नहीं, बल्कि हमने क्या बताया, इसको इस बिंदु से या इस बिंदु से किसी भी बिंदु से चेक करो। तो ये बिंदु है हमारा 120,0। तो x का मान लिख दें 120 माइनस 2 गुणे y का मान लिख दें 0 बड़ा है अथवा बराबर 0 से। तो बच्चों 120 तो बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सत्य है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र जो है वो 120,0 की ओर है, मतलब इधर की ओर है। तो इसका हल क्षेत्र आपको इधर की ओर इस तरीके से बनाना है। बात क्लियर आ रही समझ में? अब ध्यान से देखो, ये नीचे के सम का जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश है ना। वही बात हमेशा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y अक्ष या y अक्ष के दाईं ओर, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x अक्ष या x अक्ष के ऊपर की ओर। तो प्रथम चतुर्थांश हो गया कि नहीं? तो बच्चों अब ध्यान से देखो, सब जो भी आपके क्षेत्र हैं वो उभयनिष्ठ क्षेत्र, उनमें से कौन सा है? तो ध्यान से देखो, इस वाली असमका का हल क्षेत्र देखो इधर है, इस वाली असमका का हल क्षेत्र इधर है, इस वाली असमका का हल क्षेत्र इधर है, और जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का हल क्षेत्र भी इधर की ओर है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू का हल क्षेत्र इधर की ओर है। तो बच्चों ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो सब में से कॉमन है, ये आपका सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान से देखो, ये क्या है? सुसंगत हल क्षेत्र। इसको क्या कहोगे आप? सुसंगत हल क्षेत्र कहोगे। ये देखिए, जिसको हम कलर्ड कर रहे हैं, ये क्षेत्र आपका सुसंगत हल क्षेत्र कहलाएगा। अगर इन पर हम कोनी बिंदु देखें ध्यान से, मान लिया ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, अच्छा ये बिंदु अभी पता नहीं है, ये बिंदु भी पता नहीं है, तो C और D बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कर ले, तो ये कोनी बिंदु A B C D हमें मिल रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा पहले हम कोनी बिंदुओं में C और D बिंदु को ढूंढ लें। कैसे हल करेंगे भाई? C बिंदु का मतलब है इस रेखा का और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है ये C बिंदु। तो हमें इस तरीके से, ये वाली रेखा कौन सी है? x प्लस 2y बराबर 120, और इस वाली रेखा का मतलब है x माइनस 2y बराबर 0। इन दोनों को हल करेंगे, जोड़ने पर हमें यहां पर 2y से 2y यहां से कैंसिल आउट हो रहे हैं, x x जोड़ेंगे 2x और बराबर लिखेंगे 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60। x बराबर क्या लिखना है? 60 लिखना है। तो ये x का मान हो गया 60। जैसे ही हम यहां पर x का मान 60 लिखें तो बच्चों ध्यान से देखो, तो y का मान 30 हो जाएगा। देखो 60 इधर जाएगा, 2 से भाग करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कह सकते हैं y बराबर 30, और ये बिंदु 60,30 जो होगा वो बिंदु हमारा C हो जाएगा। ये देखो C बिंदु जो है ना वो हमारा निकल के आया है 60,30, ये C बिंदु हो गया। अच्छा D बिंदु की बात करें, ये C बिंदु की बात हमने करी थी, तो C बिंदु को हमने ऐसे निकाला है। अब देखो D बिंदु की बात करें बच्चों, D बिंदु क्या है? ये रेखा और इस रेखा का कटान बिंदु है। तो ये रेखा है x प्लस वाई बराबर 60, इसके लिए यहां पर लिख दो D बिंदु के लिए x प्लस वाई बराबर में 60, ये वाली हो गई, और ये वाली रेखा है x माइनस 2y बराबर में 0, और इन दोनों को हल करें तो माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये देखो x x कैंसिल हो जाएगा। 3y बराबर लिखेंगे 60, तो y बराबर क्या लिखना है? y बराबर आपको 30 लिखना है, सॉरी 3 का भाग करोगे 20 लिखना है, y बराबर 20। अब देखो यहां पर लिख देते हैं, हो सकता है यार दिखाई ना दे रहा हो तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर y और 2y का योग करके लिखना है 3y, और बराबर यहां पर लिखना है 60, और 3 से भाग करोगे तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 20 हो जाएगा। तो y का मान आपको यहां पर रखना है, यहां पर कहीं रख दो, इन दोनों में से कहीं पर रखो। y का मान 20 लिखोगी तो x का मान 40 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? x बराबर 40 हो जाएगा। तो ये बिंदु हमारा D बिंदु जो है ना वो मिल गया
40,20, ये हमारा बिंदु हो गया डी। इसको लिख दें 40,20, क्या लिखेंगे 40,20, ठीक है। चलो इसको यहां पर ना लिख के थोड़ा अलग लिख देते हैं। ये बिंदु हमारा जो डी है, ये वाला बिंदु डी, ये यहां लिख देते हैं। देखो ये डी बिंदु कितना है 40,20, ठीक है, ये डी बिंदु हो गया। अब बच्चों यहां पर हमने चारों कोणीय बिंदु निकाल लिए, इन पर हमें अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो कोणीय बिंदु पहले लिखो, या फिर एक काम करो, सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र है ना, फिजिबल रीजन निकालो। कौन कौन सा, क्या क्या बिंदु हैं, ए बी सी डी। तो आप लिखो सुसंगत हल क्षेत्र ए बी सी डी ए है, जो परिबद्ध है। कैसा है, जो परिबद्ध है, मतलब बाउंडेड है। इसका मतलब इन्हीं ए बी सी डी चारों बिंदुओं में से किसी बिंदु पर अधिकतम होगा, किसी बिंदु पर न्यूनतम होगा। यहां पर लिखो कोणीय बिंदु, और इसके बाद यहां पर लिखो z का मान। z बराबर क्या है 5x + 10y, 5x + 10y। तो बच्चों ध्यान से देखना है, बहुत ही खास प्रश्न है। कोणीय बिंदु ए बराबर लिखोगे 60,0, बी बराबर लिखोगे 120,0, और इसके बाद सी बराबर लिखोगे 60,30, और डी बराबर लिखोगे 40,20। ये हमारे कोणीय बिंदु हो गए। अब यहां पर x का मान जैसे ही 60 लिखोगे तो 60 पंचे 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। y का मान तो 0 है। अच्छा भाई, अब यहां बोलो 120 लिखोगे तो 12 पंचे 60, ये 600 हो जाएगा। y का मान तो 0 है, बिल्कुल ठीक है। और इसी प्रकार यहां पर x का मान 60 और y का मान 30 लिखो तो 6 पंचे 300, ये हो गया, और 300 ये भी हमारा 300 हो जाएगा। 10 में 30 का गुणा 300, 300 600 लिखना है, ये हमारा 600 हो जाएगा, ठीक है। और ये 80,20 लिखो तो 40,20, तो यहां पर 5 गुणे x का मान लिखेंगे 40 + 10 गुणे y का मान लिखेंगे 20, तो 5 चौको 20, और यहां पर भी 20 20 40, 400 हो जाएगा। तो z बराबर क्या लिखना है आपको, 5 चौको 20 मतलब 200, ये हो गया, और 200 ये हो गया। तो आपको क्या लिखना है, 400 लिखना है, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों ध्यान से आप देखो, तो आपको ये दिख रहा है कि दो बिंदुओं पर तो समान मान आया है 600 600, जो कि अधिकतम है। देखो यही अधिकतम मान है, अधिकतम मान, और न्यूनतम मान आपका ये है। देखो इसको क्या कहोगे, न्यूनतम मान कहोगे। तो आपको यहां से न्यूनतमीकरण करना था और अधिकतमीकरण करना था। न्यूनतमीकरण करने में आपको लिखना है बिंदु 60,0 पर न्यूनतम मान 300 प्राप्त होगा। बिंदु 60,0 पर न्यूनतम मान 300, तथा बिंदुओं B व C पर अधिकतम मान 600 प्राप्त हो रहा है। ये देखो B और C बिंदुओं पर अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब B और C के प्रत्येक बिंदु पर, B और C को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर अधिकतम मान 600 ही प्राप्त होगा। अधिकतम मान कहां पर प्राप्त हो रहा है, B और C पर। तो B और C को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर 600 मान प्राप्त होगा, ठीक है। ये भी आपको लिखना है। अतः बिंदुओं B व C को मिलाने वाली रेखा BC के प्रत्येक बिंदु पर अधिकतम मान 600 प्राप्त होगा।
प्राप्त होगा। ये बच्चों आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने अब अनुभव किया होगा कि जितने भी प्रश्न हैं लगभग सब एक जैसे ही है। जो भी आपके डिफर अंतर वाले थे, जिसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर था, वो हमने यहां पर सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप अब आप बचे हुए सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, और बच्चों अगर बाय द वे आप नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर हमसे आप पूछोगे तो वो सारे प्रश्नों का हम आपको एक एक करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। हालांकि पिछले क्लासेस में, पिछले ईयरों में हमने सारे के सारे एक एक करके प्रश्नों को हल करवाया है। ठीक है, अगर आप उनके सारे के सभी प्रश्नों के हल चाहते हो तो उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करो और वहां पर जाके सभी प्रश्नों के हल आप याद कर सकते हो। ठीक है, वहां से कंप्लीट कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते जरूर रहो। और साथ साथ में ये भी कहेंगे कि इस एक्सरसाइज के आगे जो एक्सरसाइज दी गई हैं उसमें आहार संबंधी प्रॉब्लम दी गई हैं, उत्पादन संबंधी प्रॉब्लम दी गई हैं, परिवहन संबंधी प्रॉब्लम दी गई हैं, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए आपको केवल यही एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और साथ साथ पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।